जो इंडेक्सिंग करना है ये काफी विस्तार है। आप लोग देखिएगा कि बहुत पुरानी किताब आप उठाएंगे तो पूरे किताब कौन कौन से ऐसे शब्द हैं, डिफिकल्ट वर्ड है, या फिर ये जानने के लिए क्या पूरा किताब कौन पढ़ेगा। चलो कम से कम इंडेक्स तो देख ले। तो पूरे किताब में वो वर्ड किस चैप्टर में या किस पेज में यूज हुआ है ये जानने के लिए आप इंडेक्स का यूज करते हैं या नहीं करते हैं, देखे भी हैं कि नहीं देखे हैं। आप देखिएगा कि किताब के एंड में इंडेक्स दिया हुआ रहता है, उसी इंडेक्स में स्कूल टाइम में प्रिपेयर इंडेक्स इन असाइनमेंट। वो इंडेक्स तो बहुत हल्का फुल्का हो गया कि आपने किस पेज में कौन सा चैप्टर दिया है, उसकी बात नहीं हो रही है। जैसे मान लीजिए कि जो ये आप अभी चैप्टर पढ़ रहे हैं इंडेक्सिंग, ठीक है, तो किस पेपर में पढ़ रहे हैं, 5th पेपर में, किस यूनिट में, तो 9.1 में पढ़ रहे हैं। ये इस तरह का, चूंकि शुरू में जो दिया गया है सूची उससे पकड़ रहा है, लेकिन अगर सिर्फ चैप्टर वाइज किताब लिख दी जाएगी तो किस चैप्टर में कौन से वर्ड का यूज हुआ है ये आप नहीं जान पाते। तब उस तरह की किताबों में लेखक जो है वो क्या करते हैं कि वैसे इंपॉर्टेंट विषय वस्तु को इंडेक्स का प्रयोग करते हैं, अल्फाबेटिकल इंडेक्स बना देते हैं कि कितने नंबर पेज में इस वर्ड को यूज किया गया। तब आप तुरंत जो है सो उतने पेज नंबर में जाते हैं और उसको ढूंढते हैं और वही पढ़ते हैं। मतलब समय को बचाने के लिए। आपने 4th लॉ पढ़ा है ना कि सेव द टाइम ऑफ द रीडर एंड स्टाफ, दोनों के लिए, कि जिस चैप्टर को या जिस विषय वस्तु को तुरंत जानना है, पूरा किताब नहीं पढ़ना है, सिर्फ ये जानना है कि ये विषय शीर्षक हमको कहाँ से मिलना है, तो आप उसमें पेज नंबर में जाकर के देख लीजिए। ये हुआ बहुत हल्के स्तर का इंडेक्सिंग। लेकिन आप लोग नेस्टॉक का नाम सुने हैं, जो डिफेंस से रिलेटेड लाइब्रेरी है, जहाँ की बहुत करंट अवेयरनेस से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स आते हैं, इंफॉर्मेशन आते हैं। तो वहाँ वो इस तरह का जो अभी आप लोग कैटलॉग पढ़िएगा, वो सब कैटलॉग से वहाँ काम नहीं चलता है, वहाँ इंडेक्सिंग का काम है, जिससे कि तुरंत वो डॉक्यूमेंट आप निकाल सकें उतने सारे कलेक्शंस के बीच। क्योंकि वहाँ ज्यादातर पीरियोडिकल आता है। पीरियोडिकल और बुक में क्या अंतर है? ये आप लोग समझते हैं? पीरियोडिकल या जर्नल या बुक में क्या अंतर है? बुक में पूरा थॉट होता है, लेकिन पीरियोडिकल में एक खास अवधि पर, खास समय पर, किसी खास विषय से संबंधित जो नई नई विचारें हमारे सामने आ रहा है, उन विचारों को हम पीरियोडिकल के माध्यम से जानते हैं। तो ट्राइबल सिस्टम मान लीजिए जितना बात अभी हम आपको बताए, लेकिन क्या उस पर नई नई उपलब्धि क्या आ रही है उसके बारे में अगर जानना है तो आप लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड जो पीरियोडिकल्स आ रहे हैं, जिसको जर्नल बोलते हैं, तो उसमें आप देखेंगे कि न्यू ट्रेंड्स में क्या क्या आ रहा है। वीकली, मंथली, ईयरली सब होता है, फोर्टनाइटली भी होता है, ठीक है, ये तो आप समझ गए। लेकिन जर्नल और पीरियोडिकल में क्या अंतर है? पीरियोडिकल पर एक कंपल्सरी क्वेश्चन आता है कैटलॉगिंग में आप लोगों को, वो आपको बनाना ही बनाना है। इसलिए इस चीज को अगर अभी आज आप समझ भी ले रहे हैं कि पीरियोडिकल और जर्नल में क्या अंतर है। पीरियोडिकल होता है जिसमें कि जनरल सभी विषयों से संबंधित होता है, मतलब कुछ पॉलिटिक्स होगा, कुछ हिंदी होगा, कुछ इंग्लिश लिटरेचर होगा, कुछ हिस्ट्री से संबंधित होगा, मतलब कि हर विषयों का समावेश होता है पीरियोडिकल। जर्नल किसी एक विषय से संबंधित होता है। जैसे आप लोग के विषय में ही किसी जर्नल का नाम सुने हैं आप लोग?
ILA बुलेटिन, ILA बुलेटिन, ILA जानते हैं क्या है? ILA बुलेटिन, ILA क्या है? इंटरनेशनल लाइब्रेरी एसोसिएशन। इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। पेज नंबर नहीं बता पाएंगे कि ILA आपको किस पेपर में पढ़ना है। इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन जो है वो एक जर्नल निकालता है जो लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड है, जिसका नाम है ILA बुलेटिन। ILA बुलेटिन जो क्वार्टरली मैगजीन है, जिसमें लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड ही टॉपिक्स आपको सिर्फ मिलेंगे उसमें। उसी तरह से मैथमेटिक्स के लिए अलग जर्नल आता है, केमिस्ट्री के लिए अलग आता है, तो वो सब जर्नल भी आपको कुछ न कुछ मिलेगा इस रेफरेंस टूल में, अगर आप अच्छे से पढ़िएगा। कौन कौन सा पीरियोडिकल निकलता है उसके लिए आप कौन सा रेफरेंस टूल यूज कीजिएगा, शायद बताए होंगे आप लोग, याद नहीं होगा बताने के बाद भी। किसी पीरियोडिकल के बारे में जानने के लिए आप कौन से रेफरेंस टूल का यूज कीजिएगा? बुक्स के लिए जैसे हम लोग INV देख सकते हैं, पीरियोडिकल के लिए क्या करें? तो इसका मतलब है कि जो भी हम बोलते हैं उसको आप लोग कुछ भी थोड़ा बहुत भी नोट नहीं करते। बुक्स के बारे में जानने के लिए हम लोग INV यूज करते हैं कि क्या सिलेक्शन करना है, लेकिन पीरियोडिकल अपनी लाइब्रेरी के लिए क्या क्या लें, इसकी जानकारी आप किस रेफरेंस टूल से लेंगे? उल्ड्रिचेज इंटरनेशनल पीरियोडिकल डायरेक्टरी लिख लीजिए आप लोग और इसमें निकाल करके पढ़िएगा, डायरेक्टरी चैप्टर में होगा। उल्ड्रिचेज इंटरनेशनल पीरियोडिकल डायरेक्टरी, जिसमें सिर्फ जितने भी पीरियोडिकल्स पब्लिश्ड होते हैं पूरे वर्ल्ड में जितने भी पीरियोडिकल्स पब्लिश्ड होते हैं उसकी जानकारी आपको इसी बिब्लियोग्राफी के माध्यम से मिलेगी। बिब्लियोग्राफी चैप्टर निकालिएगा ना पढ़ने के लिए, उसी में मिल जाएगा आपको उल्ड्रिचेज इंटरनेशनल पीरियोडिकल डायरेक्टरी। उल्ड्रिचेज का स्पेलिंग लिख लीजिए, ULIRICH उल्ड्रिचेज पीरियोडिकल इंटरनेशनल डायरेक्टरी। उल्ड्रिचेज इंटरनेशनल पीरियोडिकल डायरेक्टरी। इसमें से अब आप अपने लाइब्रेरी के लिए किसी भी तरह का पीरियोडिकल परचेज करना होगा तो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। बाकी डिटेल्स के लिए आप लोग अपने अपने किताब में पढ़िएगा, ये हम थोड़ी सी हिंट्स आप लोगों को सिर्फ दे दिया है। तो पीरियोडिकल और जर्नल में भी क्या अंतर है ये आप लोग को पता चल गया है। जर्नल उसको कहते हैं जो किसी एक खास विषय से संबंधित होता है, और पीरियोडिकल जिसमें सभी तरह के इंफॉर्मेशंस दिए जाते हैं। स्पीक एंड कॉक, अभी 2 वर्ड का यूज किए थे, हो सकता है पेज 105। तो मेरे पास किताब है क्या जो हम बताएंगे, लिटरेचर सर्च। लिटरेचर सर्च पे आ चुका है, INB BNB थोड़ा सा बता दीजिए। INB के बारे में कल हम बताए थे काफी डिटेल में कि किस तरह से पब्लिश होता है, और वो 2 पार्ट में होता है, एक क्लासिफाइड ऑर्डर में
और दूसरा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। इसका अरेंजमेंट जानना वही जरूरी है। सब इतना संक्षेप में नहीं है बाबू की इतना डिटेल में कुछ आपको हम बताएंगे। बताया ना कि ये सब कंप्यूटरीकृत इंडेक्सिंग होता है, ट्रेसी एंड पॉप्सी, पिक एंड पॉप्स, ये सब कंप्यूटर के माध्यम से। मैम इंग्लिश मीडियम के लिए कुछ किताब बता दीजिए। बी गुहा की किताब ले लीजिए, इंफॉर्मेशन साइंस, जिसने इंग्लिश में पूछा है उसके लिए बता रहे हैं। बी गुहा किताब मिलती है तो ले लीजिए। या फिर इंग्लिश मटेरियल के लिए आप लोग इग्नू का स्टडी मटेरियल निकाल लीजिए वेबसाइट से खोल करके, वो तो आराम से आप निकाल सकते हैं जिनको इंग्लिश में चाहिए। हिंदी तो है ही, आपको दिया ही गया है, अब और क्या चाहिए, इतना पढ़ लीजिए काफी है। कोई दूसरा टेक्स्ट बुक ना पढ़ करके आपका जो स्टडी मटेरियल है वो बेहतरीन है हिंदी में, ये पढ़िए काफी है आप लोगों के, किसी कंपटीशन की तैयारी के लिए भी काफी है, क्योंकि काफी मेहनत करके ही बाकी जगह के जितने भी स्टडी मटेरियल हैं उनसे अच्छा स्टडी मटेरियल बना हुआ है आप लोगों का। लैंग्वेज तो टफ है, इसमें कोई शक नहीं है, और वो इसलिए है कि लाइब्रेरी साइंस जो है आपका जो सब्जेक्ट है वो एक टेक्निकल पेपर है, तो जितने भी टेक्निकल वर्ड हैं उसको जबरदस्ती हिंदी बनाया गया है। इसलिए इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या होगा एनसाइक्लोपीडिया का, आसान लैंग्वेज, सब वैसे ही लगेगा आपको, जितना आप हिंदी में पढ़ेंगे वो भी वास्ट लगेगा, इंग्लिश पढ़ेंगे वो भी वास्ट लगेगा। वो इसलिए लगेगा कि जो भी टेक्निकल वर्ड यूज हो रहा है वो टेक्निकल वर्ड अभी तक हम समझते हैं कि मैक्सिमम लोग ज़्यादातर ग्रेजुएशन के बाद आप इसमें एडमिशन लिए, कुछ लोग मास्टर डिग्री भी किए होंगे, तो इतना जब आप लोग पढ़ाई किए अपने अपने विषयों में तो उसमें इन सारे शब्दों का प्रयोग बहुत कम मिला होगा, कहीं नहीं ही मिला होगा, तो एकाएक चूंकि इस तरह के शब्द का प्रयोग आ रहा है इसलिए आप लोगों को डिफिकल्ट लग रही है उन शब्दों को पढ़ने में। अब आख्या शब्द कोई नया शब्द नहीं है, आप लोग आख्या क्या शुरू से पढ़े होंगे स्कूल लाइफ से ही, लेकिन क्या आख्या समझ में नहीं आता, टाइटल समझ में आता है, पर बहुत लोग टाइटल का अर्थ भी गलत लगाते हैं। टाइटल का अर्थ आप लोग क्या समझते हैं, बुक का नाम, सरनेम किसको कहते हैं। अभी तो कैटलॉगिंग की जब पढ़ाई होगी प्रैक्टिकल तब देखिएगा आप लोगों को कितनी मुश्किलें आएंगी। टाइटल जब हम लोग बोलेंगे तो आप लोग टाइटल समझिएगा कि ऑथर के नाम में जो सरनेम होता है उसको पढ़ना है। थ्योरी कितना में पास होगा, टोटल आपका 100 मार्क्स का है, 30 नंबर का असाइनमेंट है और 70 नंबर का ये एग्जाम, तो दोनों मिला के कम से कम 42% आना चाहिए। अच्छा, खाली पास करना है आप लोग को, टॉप कर खाली पास के लिए मत सोचिए 60% के लिए सोचिए, तब कुछ होगा। लाइब्रेरी साइंस में 40% ला करके कोई फायदा नहीं है। और मैम 20 नंबर 20 का असाइनमेंट है कि 30 का है जी? 80 का एग्जाम नहीं होता है, 70 का एग्जाम होता है। अच्छा 80 का ही है, ठीक है, तो 20 में कम से कम तो 50 में आना चाहिए ना, वो तो आप लोग देख के आंसर बनाइएगा। ठीक है, 30 का होता है इग्नू में, एक्चुअली इग्नू का हम अभी क्लास लेके आ रहे हैं ना इसलिए हम बता दिएगा। 20 का असाइनमेंट है आप लोग का और आपका 80 का है एग्जाम।
हाँ लिख सकते हैं, जो टेक्निकल वर्ड है उसको इंग्लिश में आप लिख सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल पेपर बिल्कुल पूरा का पूरा इंग्लिश में काम करना है। थ्योरी में आप मिक्स कर सकते हो लेकिन प्रैक्टिकल में नहीं। प्रैक्टिकल आपको इंग्लिश में ही करना है सबको। तो पास हो ये सब क्वेश्चन ना पूछे तो ज्यादा अच्छा है। कितना पेज में लिखना है, ये सब वाहियात क्वेश्चन है। ए भाई लिखिएगा नहीं तो कम नहीं आएगा नंबर, जैसा लिखिएगा वैसा नंबर आएगा। समझ गए ना? ऐसा नहीं है, जानबूझ के कम नहीं दिया जाता है। जिनका आंसर उस टाइप से रहता है। अच्छा आप लोग ये बताओ कि पहले का रिजल्ट देखे हो, अभी पिछले साल का रिजल्ट मालूम है आप लोग को? सब फेल। ये सब हम नहीं बताते हैं कि कितने पेज में लिखा जाता है आंसर। आप जितना मैक्सिमम लिख सकते हैं लिखिए। देखिए ऐसी बात नहीं है, लोग 60% से भी ऊपर लाए हैं रिजल्ट में, और कुछ लोग हैं जो बिल्कुल नहीं लिखे थे, उन्हीं को पास मार्क्स मिला है। 30% नहीं है, 40% है पास मार्क्स। दोनों मिला के 40% कम से कम आना चाहिए। अब जो कॉपी में 2 ही क्वेश्चन लिखिएगा, 3 ही क्वेश्चन लिखिएगा तो उनको कितना नंबर आएगा? अरे तो 15 बच्चा को आया तो 15 बच्चा लिखा है उससे से तभी 60% आया है। किसी को जानबूझ करके ना तो फेल किया गया है, ना जानबूझ करके उतना कम नंबर दिया गया है। 3 क्वेश्चन में आप कितना नंबर चाहते हैं? 60%। जिनके कॉपी में 3 ही क्वेश्चन लिखा होगा तो उसको कितना नंबर आएगा? क्योंकि चोरी चलती नहीं है बाबू, अटकलबाजी में 2 या 3 क्वेश्चन ही मैक्सिमम को कॉपी में लिखा हुआ रहता है। उसको कितना आएगा नंबर? असाइनमेंट का नंबर कितना भी खींचेगा तो कितना खींचेगा? 15। पूरा 20 में 20 तो नहीं दे सकते ना किसी को ना। लिटरेचर में कुछ कमी होती है, पूरा कॉपी आप लोग कर लेते हैं किताब से, अपने लैंग्वेज में नहीं लिख पाते हैं असाइनमेंट, उस समय तो नंबर कटेगा। किताबी लैंग्वेज यूज नहीं करना है असाइनमेंट में। आप किताब देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लेकिन उसको लिखिए अपने लैंग्वेज में। पॉइंट आप लिख सकते हो, पॉइंट लिखो, जो टर्म यूज किया है उस टर्म का यूज कीजिए, लेकिन जो एक्सप्लेन करते हैं उसको अपनी भाषा में उसको लिखिए। एग्जाम में 10 क्वेश्चन रहेगा एक पेपर में। हाँ 11 से शुरू होगा। 11 से शुरू होगा कि 12 से होने वाला है? 12 से छुट्टी है। 11-12 ऐसा ही कुछ सुना है। अभी हम लोग को भी कुछ प्रोग्राम नहीं मिला है। बिल्कुल सही है, 11 से ही शुरू होगा, 12 से छुट्टी होगी। प्रैक्टिकल इंग्लिश में है, अभी बताए हैं तुरंत। प्रैक्टिकल में हिंदी में कोई गुंजाइश नहीं है। आप प्रैक्टिकल का किताब देखिएगा कि लिखा हुआ हिंदी में है, समझाया गया है, लेकिन बना हुआ इंग्लिश में है। काम आप लोग को इंग्लिश में ही करना है। हाँ बुक तो हिंदी में है, लेकिन आंसर जो बना हुआ है वो क्या हिंदी में है? वो इंग्लिश में बना हुआ है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम नहीं बताते हैं, इम्पोर्टेंट यूनिट बता दिए हैं। आप लोग यूनिट की तैयारी कीजिए, और प्रैक्टिकल का जब क्लास होगा तब वहाँ भी कुछ इम्पोर्टेंट बताएंगे, जिससे कि हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। 11 को छुट्टी रहना चाहिए। क्यों रहना चाहिए 11 को? रक्षाबंधन
पूरा असाइनमेंट का जो भी सीट मिला है कोई जरूरी नहीं है उसको भरने का। फालतू का क्वेश्चन। कॉलेज में प्रैक्टिकल होगा, वो प्रैक्टिकल का एग्जाम आपको कॉलेज में ही देना है, क्योंकि जो किताब मिलती है बनाने के लिए वो किताब आपको अपने सेंटर पे ही मिलेगा। कोई दिक्कत नहीं है, इंग्लिश में ही लिखिए असाइनमेंट, कोई परेशानी की बात नहीं है। जिनको इंग्लिश में लिखना है इंग्लिश में लिखिए, जिनको हिंदी में लिखना है हिंदी में लिखिए। चलिए यही सब क्वेश्चन का अभी अब जवाब तलब करना है। हिंदी समझ नहीं आती तो बोलने की क्या है। तो फिर एडमिशन क्यों लिए एनओयू में? यहाँ तो हिंदी ही में बुक मिलती है, इंग्लिश में तो नहीं मिलता है ना। तो रक्षाबंधन के दिन भी घर में ही रहिए, कौन कह रहा है कि आप आइए ही। पटना में क्यों रहिएगा रक्षाबंधन के दिन, घर पे ही रहिए। हिंदी में सबको समझ में आता है, और शायद जितना बात हम लोग हिंदी में बोल करके क्लास में पढ़ा देते हैं ना, यही आप लोगों को याद रहेगा और वही लिखिएगा। किताब से कुछ नहीं लिख पाएगा, कितना भी नोट्स बनाइए, क्योंकि नोट्स जो आप लोग बनाते हैं आप लोग का वही किताबी लैंग्वेज ही रहता है, वो लिख नहीं पाइएगा। वो एग्जाम में वही लिखिएगा जो हम लोग बोल रहे हैं। तो जितना टेक्निकल वर्ड खाली है उसको आप खाली यूज कर सकते हैं। पेज के बारे में हमको आइडिया नहीं है, हम लोग जिस समय पढ़ाई किए थे असाइनमेंट नहीं बनाए थे, इसलिए मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं कि कितने पेज में असाइनमेंट बनाना है। वो जमाना पैसा से ट्रेड बिब्लियोग्राफी क्या है? ट्रेड बिब्लियो मतलब व्यापार से रिलेटेड जो भी पुस्तकें प्रकाशित होती हैं उसी का बिब्लियोग्राफी उसमें तैयार होता है। तो क्या आम पब्लिक लाइब्रेरी में या एकेडमिक लाइब्रेरी में ट्रेड बिब्लियोग्राफी की जरूरत है? वो कैसे संस्था के लिए ट्रेड बिब्लियोग्राफी होगी? जो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, जो व्यापार से संबंधित जो संस्थाएं हैं उन संस्थाओं में ट्रेड बिब्लियोग्राफी की आवश्यकता पड़ती है। अभी तक ग्रेजुएशन में आप लोगों ने कभी ऐसा किया है क्या? जिनका क्वेश्चन है जरा वो आप लोग भी सुन लीजिए, बहुत लोग कि 2 क्वेश्चन इंग्लिश में और 3 क्वेश्चन हिंदी में। ऐसा आप लोगों ने किया है ग्रेजुएशन तक? नहीं। कि जो इंग्लिश में आ रहा है उसको इंग्लिश में लिख लिया, जो हिंदी में आ रहा है वो हिंदी में लिख लिया। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि सबसे पहले वाले पेज में आपको स्क्रिप्ट में लिखना पड़ता है कि आप किस स्क्रिप्ट में एग्जाम दे रहे हो। अगर देवनागरी लिखते हो तो हिंदी में देना है, रोमन लिखेंगे तो इंग्लिश में देना है, दोनों में नहीं दे सकते। पेज पर ध्यान मत दीजिए, थॉट पर ध्यान दीजिए कि जो भी चीज आपसे पूछा गया है उसका जो भी थॉट है वो थॉट यूज कीजिए। हाँ, भोजपुरी में भी लिख सकते हैं, आप ही को बुला लेंगे कॉपी देखने के लिए। जो भी भोजपुरी में लिखेंगे उन्हीं को बुलाया जाएगा कॉपी चेक करने के लिए। अरे बुक से लिख सकते हैं, बुक के लिए तो हमने कहा ही है, जो पॉइंट आ रहा है जो डेफिनेशन है वो सब आप लोग बुक से देख सकते हैं। लेकिन अगर किसी पॉइंट को आप जब एक्सप्लेन करते हैं उसको आप अपनी भाषा में कीजिए, मेरे कहने का मतलब हुआ।
बिल्कुल उतार मत दीजिए किताब से, उसी नंबर कुछ कटता है। टाइम 3 घंटा ही मिलेगा, चाहे वो थ्योरी हो चाहे प्रैक्टिकल हो। नहीं बाबू, क्वेश्चन हम लोग नहीं बनाते। तो अगर क्वेश्चन हम बनाते तो हम आपको 5 क्वेश्चन ही लिखा देते। रितेश तिवारी जी, आप भोजपुरी पे जोर डाल रहे हैं, VLIS पास करके आप भोजपुरी में ही किताब छापिएगा, लाइब्रेरी साइंस का। आपको हम चैलेंज दे रहे हैं, भोजपुरी भाषा में आप लाइब्रेरी साइंस की किताब लिखिए। यूएसए के बारे में, यूएसए के बारे में क्या होता है? असाइनमेंट इंग्लिश में लिखा है तो एग्जाम भी नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आप असाइनमेंट अगर इंग्लिश में लिखे हैं, चूंकि आप किसी बुक के हेल्प से ही असाइनमेंट तैयार कर रहे हैं, घर पे तैयार कर रहे हैं, लेकिन एग्जाम में अगर आप नहीं दे पाइएगा इंग्लिश में तो आप हिंदी में लिखिएगा। प्रैक्टिकल का क्लास आप लोग जरूर कीजिए, मेरे तरफ से तो यही रिक्वेस्ट है, क्योंकि जब प्रैक्टिकल का क्लास कीजिएगा ना, तब असली मजा मिलेगा कि लाइब्रेरी साइंस कितना डिफिकल्ट है। अभी ये समझ में नहीं आ रहा है इसमें क्या क्या करना है, जब प्रैक्टिकल का क्लास कीजिएगा तब पता चलेगा। और आप लोग को शायद मालूम नहीं है, जो बहुत जागरूक स्टूडेंट हैं वो अभी से पढ़ना शुरू कर दिए हैं प्रैक्टिकल, कि प्रैक्टिकल बिना पढ़े नहीं हो पाएगा आप लोगों से। थ्योरी तो रट लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, समझ कर दे लीजिएगा एग्जाम, लेकिन प्रैक्टिकल बिना पढ़े नहीं हो पाएगा, किसी से आपको गाइड लेना पड़ेगा। क्लास के 2 क्लास से कुछ विशेष फायदा नहीं होने वाला है। जैसे इसमें भी हम लोग क्या किए, 1-2 चैप्टर ही कुछ, वो भी संक्षेप में ही बताए, उसी तरह से वहां भी होगा। प्रैक्टिकल में सबसे पहले तो हमारा पहला दिन आपका चला जाएगा, जो फॉर्मेट होगा वो बताने में, और बचा 2 और 3 ही क्लास मिलेगा उसमें। तो 2 और 3 में पूरा 10 यूनिट कहाँ से कंप्लीट होगा, 2-4 ही बता पाए। तो इसलिए प्रैक्टिकल पर अभी से ध्यान दीजिए। इंडेक्सिंग में और बिbliography में अंतर है, किताब में पढ़ लीजिए, बहुत आसान है, उसमें टाइम वेस्ट मत कीजिए। प्रैक्टिकल के कुछ प्रैक्टिकल में कोई भी क्वेश्चन गेस नहीं कर पाएगा, कोई भी, एकदम दावा के साथ हम बताएंगे। ट्रेंड बता सकते हैं कि किससे पूछा जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। जरूरी तो नहीं है कि हमेशा हम ही क्लास लेना, और लोगों को भी मौका दिया जाएगा। प्रैक्टिकल का कुछ लेंगे, कुछ क्लास में तो क्लास लेंगे, क्योंकि प्रैक्टिकल मेरा पेपर, खुद का अपना पेपर है जो लिखा हुआ है, आप लोगों को मिला होगा, अनुजा सरन के नाम से पार्ट बी में लिखा हुआ है, आप लोग देखिएगा। कैटलॉगिंग प्रैक्टिस के लिए जो किताबें, स्टडी मटेरियल आप लोगों को मिली है, उस 2 पार्ट में है प्रैक्टिकल। पहला पार्ट है एशिया 2, दूसरा है CCC, ट्रिपल C, वो मेरा ही लिखा हुआ है। तो लिखने के लिए तो लिख भी दिए हैं, बहुत समझा भी दिए हैं, लेकिन फिर भी नहीं समझ पाइएगा किताब से, उसके लिए आपको अलग से पढ़ना ही पड़ेगा। 3 प्रैक्टिकल है, एक क्लासिफिकेशन का, एक कैटलॉगिंग का, और तीसरा कंप्यूटर का।
एक ही बुक मिला है ना? 2 मिला होगा, एक क्लासिफिकेशन का और दूसरा कैटलॉगिंग का। 2 मिला होगा। हाँ बिल्कुल, बुक में हर यूनिट के बाद क्वेश्चन दिया हुआ है। उन सारे क्वेश्चन के अनुसार ही आप लोग यूनिट को पढ़िएगा, तब ज्यादा समझ में भी आएगा। और कोई क्वेश्चन जैसे पूछा जाएगा एग्जाम में तो आपको तुरंत रिमाइंड करेगा कि हाँ ये हमने पढ़ा है। अरे कुछ कॉपी इंग्लिश में लिखे हैं तो लिखिए, कहा तो रहे हैं कि इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। मेरे बारे में पूछ रहे हैं कि इंग्लिश में लिखे हैं कि नहीं। इंग्लिश में लिखे हैं, DDE पटना यूनिवर्सिटी में। अगर वो मिल सकता है तो ले लीजिए। पटना यूनिवर्सिटी का जो DDE है, डिस्टेंस मोड का है, उसमें जो स्टडी मटेरियल तैयार हुआ है उसमें इंग्लिश में लिखा हुआ है। यहाँ तो चूंकि हिंदी ही में बनाना था इसलिए हिंदी में। हाँ अलग से भी क्लास लेते हैं। कंप्यूटर का क्वेश्चन, कंप्यूटर का क्वेश्चन आपको प्रैक्टिकल का क्वेश्चन नहीं मिलेगा। प्रैक्टिकल तो यहाँ बैठ के करना होगा सेट पे। सिर्फ थ्योरी का क्वेश्चन मिलेगा आपको। यहाँ जिस दिन कंप्यूटर का प्रैक्टिकल होगा उसी प्रैक्टिकल के आधार पर आप लोगों को नंबर दे दिया जाएगा। पहले जो प्रैक्टिकल होना है वो हो जाने के बाद ही। हाँ हाँ होगा। और हर बच्चे को एक एक डेस्कटॉप मिलेगा। कहिया एग्जाम में मॉडल क्वेश्चन पढ़ना है, दोनों पढ़ना है, एक्सरसाइज भी और मॉडल क्वेश्चन भी। मॉडल क्वेश्चन से ही ज्यादातर क्वेश्चन आता है क्लासिफिकेशन में। आप लोग के बुक में एक्सरसाइज भी कुछ बना हुआ क्वेश्चन है और कुछ मॉडल क्वेश्चन दिया हुआ है। और बिल्कुल मिल सकते हैं, नंबर तो दिया हुआ है ही। और काइंडली ये सब के लिए फोन नहीं कीजिएगा। आज भी सुबह में जब मैं क्लास में थी उस वक्त किसी बच्चे का बार बार कॉल आ रहा था। अगर एक बार हम नहीं उठाए तो उसका मतलब है कि क्लास में है, फोन नहीं उठ रहा है तो लेजर टाइम में किया कीजिए, शाम वाम में। सुबह से क्लास रहता है। एग्जाम शेड्यूल में एग्जाम दिया है। बुक शॉप में प्रैक्टिकल का नहीं मिलेगा, सिर्फ कैटलॉगिंग का मिल सकता है। पटना में है तो पटना ही से बिलोंग करेंगे ना, तभी ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं पटना से। कहाँ बिलोंग करते हैं? भागलपुर से नहीं है। पढ़ा दी ही तो पढ़ा आए पटना तभी पढ़ा दे। पटना आप लोग आइएगा ही, इसलिए जब पटना आइएगा तब कांटेक्ट कीजिएगा और जिनको पढ़ना होगा पढ़ सकते। कहीं से भी रहे, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, समस्तीपुर, दरभंगा, जहाँ के भी हैं, प्रैक्टिकल के लिए आपको पटना आना ही पड़ेगा। कांटेक्ट नंबर दिया हुआ है, आप लोग कभी कांटेक्ट जब करेंगे तब आपको एड्रेस बता दिया जाएगा। या प्रैक्टिकल के क्लास में आएंगे
तो वहां पर दे दिया जाए। अरे तो लाइब्रेरी साइंस में एडमिशन क्यों लिए? बीपीएससी की ही तैयारी कीजिए ना। आप लोग क्या किए हो कि लाइब्रेरी साइंस में एडमिशन ले करके और उधर कंपटीशन की भी तैयारी कर रहे हो। अपने दोनों पांव को जो है सो दो नाव पर डाल दिए हैं, तो चलने में तो दिक्कत होगी। एक ही नाव पर सवार होके चलिए। लाइब्रेरी साइंस बिल्कुल आसान सब्जेक्ट नहीं है, बहुत वास्ट है, आपको बाद में महसूस होगा। इससे आसान था मास्टर डिग्री ले लेना, एक ही विषय पर जितना मेहनत करना है करके निकल जाइएगा। लेकिन यहाँ हर विषय पर मेहनत करना है। आप ये नहीं कर सकते हो कि हम लोग इंजीनियरिंग नहीं पढ़े हैं तो कैसे पकड़े हैं, मेडिसिन नहीं पढ़े हैं तो कैसे पकड़े। आपको हर तरह की किताब को क्लासिफाई करना है और कैटलॉग भी बनाना है। हाँ, जिनके पास नंबर है वो नंबर डाल दीजिए, जो नहीं ले पाए हैं वो अपना इसमें ये कर लीजिए। अभी एक बच्चे ने मेरा नंबर उस पर डाल दिया है, आप लोग उसको देख लीजिए। जब रेगुलर क्लास ही नहीं हुआ है तो एग्जाम में थोड़ा पूरा आपका हम देख नहीं पाए, क्या आप बताना चाह रहे हैं? शायद मेरे समझ से आप ये कहना चाह रहे हैं कि रेगुलर क्लास नहीं हुआ तो एग्जाम में थोड़ा बहुत मदद मिलना चाहिए। क्यों मिलना चाहिए? आप डिस्टेंस मोड में एडमिशन ही क्यों लिए? स्टडी मटेरियल आपको क्यों दिया गया इतना खर्च करके? हम लोग इतना मेहनत करके किताब लिखे आप ही लोगों के लिए। एडमिशन में इतना पैसा लग रहा है, उसी किताब को खरीदिएगा मार्केट में तो और भी महंगा मिलेगा। मॉडल क्वेश्चन प्रैक्टिकल में ही आपको खाली मॉडल क्वेश्चन मिलेगा, थ्योरी में नहीं। हाँ, एक्स्ट्रा क्लास लेते हैं घर पे कोचिंग में। एक किताब का कीमत 300 रुपया ही है, तो एनओयू को कितना फायदा है? आप सोचिए कि एक किताब जो लिखा गया हर साल 300 रुपये का किताब सबको मिल रहा है। चलिए ठीक है, अब हम लोग चलें अपने घर की ओर। आज इसी में क्लास बर्बाद हो गया। प्रैक्टिकल इंग्लिश में, प्रैक्टिकल इंग्लिश में ही होता है।